आप सबका स्वागत है यूके क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आज हम लोग चलेंगे, ये सीरीज़ चल रही है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का वीडियो चल रहा है और चैप्टर 1 पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है। ये 3rd वीडियो है और इसी वीडियो में यह चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य ही देखें। तो पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी दूर तक जो है टॉपिक को कवर कर चुका था और आज हम लोग इस वीडियो में मेनली 6-7 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला जानेंगे आज हम लोग सन के बारे में, फिर ऑर्बिट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, उसके बाद फिर प्लूटो क्या होता है, बौना ग्रह किसे कहते हैं, इसे कब क्या हटाया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद अर्थ के बारे में जानेंगे कि आखिर अर्थ क्या होता है। उसके बाद मून के बारे में जानेंगे कि अर्थ का ओनली सैटेलाइट एक मून है, दैट मीन्स पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, एक ही मून है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर इनके क्या फैक्ट्स हैं। उसके बाद एस्ट्रॉइड्स पढ़ेंगे कि आखिर प्लैनेट्स के अलावा जो सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स जो पाए जाते हैं और जो मेट्रॉइड्स पाए जाते हैं, ये आखिर क्या होते हैं, ये किन चीज़ों का बने होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। उसके बाद गैलेक्सी के बारे में जानेंगे कि गैलेक्सी क्या होता है, आकाशगंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये बहुत कहा जाए तो जाइंट होता है। उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी भी इसी को क्यों कहते हैं, आखिर इसका क्या रहस्य, ये भी जानेंगे। और यूनिवर्स क्या होता है, ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप बने रहिए एंड तक और सब के सब समझ में आ जाएगा। इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर के हायर क्लासेस तक के वीडियो आपको मिलेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में कंप्लीट सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होगा, एनसीईआरटी रहेगा। जैक और सीबीएसई दोनों बाइलिंगुअल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग सन के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सन है वो सेंटर में स्थित है। जितने 8 प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड्स है, वो सारे के सेंटर में मौजूद हैं। इसलिए सौर परिवार का, सोलर सिस्टम का मुखिया कहा जाता है किन्हें, सन को। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो सन है वो सेंटर में रहता है। बहुत बड़े साइज का है सन, एक प्रकार का स्टार है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है। जितने प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, जितने एस्ट्रॉइड होते हैं, जितने मेट्रॉइड्स होते हैं, कमेट्स होते हैं, उन सारे से बड़े साइज का, बड़े आकार का कोई है सोलर सिस्टम में, वो है सन। इसीलिए केंद्र में है, सेंटर में है। जो सन है वो बना हुआ है गैसों का ये गोला है और एक आग का गोला है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और ये मेनली 2 गैसों से मिलकर बना हुआ, एक हाइड्रोजन गैस और एक हीलियम गैस, 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है। ये कई एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। इवन आपको एक जीके का क्वेश्चंस भी तैयार हो रहा है, इस प्रकार से अमूमन पूछ देते हैं। कई बच्चे जो है इन्हें याद रखते हैं, किन्हीं को याद नहीं रहता है। तो आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर सन बना हुआ है। इसमें एक और ख़ास बात ये है कि सन सबसे जाइंट है, सबसे बड़ा है सोलर परिवार में, इसलिए सेंटर में, और इसलिए सबको बांध के रखता है। पिछले वीडियोज में मैं आपको बताया था कि जो बड़ी चीज़ें होते हैं वो आपस में जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सबको बाइंड करके रखे हुए हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स हैं और जो कुछ भी हैं, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, कमेट, सबको ये बांध करके रखते हैं। और सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, कमेट्स, इनकी रिवॉल्यूशन करते हैं। सन बीच में चारों तरफ घूमते रहते हैं, बाकी सब के सब जितने ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद ये प्रोवाइड करते हैं हीट और लाइट, क्योंकि जितने सारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड हैं, मेट्रॉइड्स हैं, किन्हीं के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। तो सबको हीट और लाइट देते हैं, सन देने का काम करते हैं। और इन्हीं के लाइट और हीट से सारे के सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स जो है लीड करते हैं। और इसमें एक और मेन टॉपिक ये है, मेन पॉइंट ये है कि सन जो है सबसे नियरेस्ट है। सन जो है सबसे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन बाकी जो स्टार है वो कई मिलियंस दूर है। तो सन भी मिलियंस में ही दूरी है हमारे अर्थ से, लेकिन 150 मिलियंस किलोमीटर अवे है हमारे अर्थ से। 150 मिलियंस बहुत बड़ी ये डिस्टेंस है। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होता है, यहाँ पर 150 मिलियन किलोमीटर अवे है जो हमारे अर्थ से है। तो ये हमारा सन के कुछ इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो ये बिंदु हो गए, फैक्ट्स हो गए। इसके बाद अभी हम लोग जानेंगे कि ऑर्बिट क्या होता है और एक्सिस क्या होता है। तो ऑर्बिट कुछ नहीं है, एक पाथ है, एक रास्ता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट।
और एक्सिस रास्ता नहीं है, ये खुद घूमता है। जैसे सपोज करिए कि पृथ्वी है, अर्थ है, ये अपने एक्सिस पर 24 आवर में जो है रोटेट कर जाती है, दिन और रात होती है। तो ये हमारा हो गया ये एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो इसको बोलेंगे एक्सिस। वहीं पर ये जो ऑर्बिट है ये एक्सिस से बिल्कुल अलग है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर ये सन है, तो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष में, अपने रास्ता में चक्कर लगाते रहते हैं। किसके चारों तरफ? तो सन के चारों तरफ। तो सारे के सारे प्लैनेट्स का अपना अपना ऑर्बिट होता है, अपना अपना रास्ता होता है जिस पर वो ट्रेवल करते हैं और क्या करते हैं, रिवॉल्यूशंस करते हैं। किसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वो? तो सन के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो ऑर्बिट मीन्स आपको समझ में आ गया कि एक रास्ता है जो सन के चारों तरफ घूमने वाला रास्ता है। सारे के सारे प्लैनेट्स का अपना ऑर्बिट होता है, अपना पाथ होता है उसका, लेकिन एक्सिस भी सबका अपना अपना है जो खुद है उसका। दैट मीन्स अपने एक्सिस खुद अपने आप, जैसे सपोज करिए कि हम खुद घूमेंगे इस तरह से गोले गोल से, तो हम अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं, लेकिन किसी वस्तु के चारों तरफ घूमेंगे तो ये हमारा ऑर्बिट्स हो जाएगा। यहाँ पर एक और प्लैनेट्स की एग्जाम्पल दिया हुआ है। मरकरी जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, तो ये जो है परिक्रमा करती है, रिवॉल्यूशंस करती है, 88 डेज लेती है, 88 दिन लेती है, तब जा कर के अपनी ऑर्बिट पर पूरा कर पाती है, सन का चक्कर लगा पाती है। लेकिन वहीं पर अगर मरकरी की बात करें जो अपने एक्सिस पर घूमती है वो 59 डेज लेती है, और तब जा कर के मरकरी पूरा अपने आप को रोटेट कर पाती है, पूरा घुमा पाती है 59 डेज। लेकिन वहीं पर अपना रोटेशन करते करते हुए रिवॉल्यूशन जब करती है सन के चारों तरफ तो 88 डेज में ही कर लेती है। मतलब कि इनसे ज़्यादा ही समय लग रहा है, रोटेशन से ज़्यादा रिवॉल्यूशंस में समय लग रहा है। तो एक्सिस और ऑर्बिट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, वो है प्लूटो, दैट मीन्स ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह जिसे कहा जाता है। तो 2006 से पहले 2006 के पहले प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम में रखा गया था, अभी भी है, लेकिन बौना ग्रह है। प्लैनेट से इसे हटा दिया गया है, इसे अब प्लैनेट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 में लोग बैठे, एस्ट्रोनॉमिकल मेंबर्स बैठे और डिसाइड किया कि जो प्लूटो है वो बौना ग्रह है, इसे ग्रह से, इसे प्लैनेट से हटा दिया जाए, और फाइनली प्लूटो को हटा दिया गया। अब अर्थ की हम लोग जानकारी लेते हैं कि आखिर अर्थ क्या है जिस पर हम लोग रहते हैं। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन फिर भी कुछ इसके फैक्ट्स को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जो अर्थ है वो 8 ग्रहों में से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह माना जाता है। 8 ग्रहों में से सबसे नज़दीक का ग्रह माना जाता है, और वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट में ये सन है और सन के एकदम नज़दीक तो मरकरी है। उसके बाद जो है मरकरी के बाद आपका हो गया यूरेनस नहीं, मरकरी है, उसके बाद फिर है वीनस आपका है। ओके, तो जो अर्थ है, अर्थ तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। ये देखिए अर्थ तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, तो ये तीसरा सबसे नियरेस्ट हो गया। सबसे नियरेस्ट अगर कहें तो मरकरी है, वीनस है, तीसरे नंबर पर अर्थ आता है। और अर्थ का ये भी फैक्ट है कि ये 5वें सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट में आता है, 5वें सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट में आता है। मतलब कि जितने सारे प्लैनेट्स हैं उन सब में से 5वां नंबर है इनका लार्ज होने में, जाइंट होने में, इसका साइज बड़ा होने में। तो सबसे बड़ी जो नंबर 1 में जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? वो है हमारा जुपिटर, उसके बाद फिर है हमारा यूरेनस, उसके बाद फिर है हमारा नेपच्यून, और जाकर के उसके बाद फिर मार्स भी बड़े हैं हमारे अर्थ से। तो ये 4 के 4 बड़े हो गए, 5वें नंबर में हमारा अर्थ आता है, और ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और हमारा अर्थ का जो शेप है वो जियोड शेप है। जैसे में जियोड मीन्स क्या होता है? संतरे आकार का थोड़ा है, जैसे इस तरह से ये हमारा अर्थ है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ थोड़ा सा झुका हुआ है, गड्ढा टाइप से, और यहाँ पर, तो इसको हम लोग जियोड सब बोलेंगे, जियोड शेप बोलेंगे, याद रखेंगे आप। तो जियोड शेप है हमारा अर्थ का। और अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल है मतलब कि जीव वहाँ पर जीवित रह सकते हैं अर्थ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है फेवरेबल कंडीशंस माना जाता है अर्थ पर, ताकि लाइफ यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट मिल सके। क्योंकि अर्थ जो है ना ही तो ज़्यादा गर्म है और ना ही तो ज़्यादा ये ठंडी है, इसीलिए कहा जाता है कि जो अर्थ है
वो एक यूनिक प्लेनेट माना जाता है क्योंकि लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितने सारे प्लेनेट्स हैं किसी भी प्लेनेट्स पर जीव पॉसिबल नहीं है प्रॉपर तरीके से। जितना प्रॉपर तरीके से अर्थ पर पॉसिबल है उतना किसी भी प्लेनेट्स पर पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर अर्थ पर प्रॉपर वाटर है और एयर है। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसका सर्वाइवल के लिए पानी और हवा की आवश्यकता होती है। तो ज़मीन पर दैट मीन्स अर्थ पर प्रॉपर तरीके से एयर और वाटर है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इसीलिए इसे एक यूनिक प्लेनेट भी कहा जाता है। 8 प्लेनेट्स में से जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वाटर है, उसके बाद फिर आपका एयर है, नॉर हॉट और ना ही तो ये ज़्यादा कोल्ड है, इसलिए इसे यूनिक बोला जाता है। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसलिए ब्लू प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि जब आप देखेंगे मून से, चांद से देखेंगे अर्थ को तो आपको ब्लू दिखेंगे, क्योंकि जो अर्थ का सरफेस एरिया है वह 71% पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। इसीलिए इसे जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट्स कहा जाता है। वहाँ से नीला दिखता है क्योंकि पानी से भरा पड़ा है। 71% 3 हिस्सा पृथ्वी का पानी से भरा पड़ा है, इसलिए ब्लू प्लैनेट्स भी कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे मून के बारे में। तो आप लोगों को पता है मून, चांद के बारे में एब्सोल्युटली आप लोग बहुत ही सुने होंगे, चर्चा में ये टॉपिक रहता है। तो जो चांद है, जो मून है, ओनली 1 प्लैनेट्स है हमारे अर्थ का। पृथ्वी का एक ही प्लैनेट है, एक ही सैटेलाइट है, वह है मून। तो एक ही सैटेलाइट है, इसलिए जो है कुछ ही फैक्ट्स हैं इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट है। तो मून का जो डायमीटर है वो ओनली 1/4 है अर्थ का। तो डायमीटर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा अर्थ है और अर्थ का यहाँ से यहाँ तक डायमीटर माना जाता है। ये बीच से अगर आप हाफ ले हम तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ओके। लेकिन ये पूरा ले, यहाँ भी रेडियस और ये दोनों रेडियस को पूरा मिला ले। जैसे एक गेंद है तो एकदम इस छोर से इस छोर तक बीच अगर कोई सुई हम जो है रड अंदर कर दे और इस छोर और इस छोर को एकदम इतना ही रहने दें तो ये जो लंबाई हुआ ये हुआ हमारा डायमीटर। तो जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है, किसके बजाय, अर्थ के बजाय। दैट मीन्स जितना बड़ा पृथ्वी है उसका मात्र 1/4 ही सन है, तो 1/4 इसका डायमीटर है। मून की डिस्टेंस हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर है, वो हमारे अर्थ से है। बहुत नज़दीक ही माना जाएगा इसको, क्योंकि इस वे में। और जो मून है ये हमारे अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं, दैट मीन्स रिवॉल्यूशंस करते हैं। ये खुद भी रोटेट करते हैं मून, और हमारे अर्थ के चारों तरफ भी रोटेशंस करते हैं और अपना रिवॉल्यूशंस करते हैं। अपना रोटेशन में भी मून जो है अपना रोटेशन में भी और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशंस में भी सेम डेज लेते हैं, और वह लगभग 27 डेज होता है इसका रिवॉल्यूशंस का भी और इसका रोटेशंस का भी। 24 दिनों में खुद अपने अक्ष पर घूम जाती है और अर्थ के चारों तरफ भी ये घूम जाती है मून। लेकिन यहाँ पर मून पर जो फेवरेबल कंडीशंस होना चाहिए लाइफ सपोर्ट के लिए वो नहीं है। जिस प्रकार प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ सपोर्ट के लिए यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस है, लेकिन मून पर वहाँ नहीं है। हालांकि लोग तो इतने ज़िद्दी हैं और इतने खोजी इंसान होते हैं कि वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्थ के जैसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि आप कुछ दिन वहाँ पर जा कर के कुछ घंटे रह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार आपको कंफर्ट महसूस होता है अर्थ पर उस तरह से मून पर कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मून पर फेवरेबल कंडीशन नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, अर्थ के जैसा ही मून पर आपका माउंटेन्स भी पाया जाता है, प्लेन्स भी है और डिप्रेशन भी है। माउंटेन्स पहाड़ पर्वत भी है और मैदानी भाग भी है। जिस प्रकार अर्थ पर मैदानी भाग है उसी प्रकार मून पर भी मैदानी भाग है, लेकिन वहाँ पर डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है। डिप्रेशन कहने का मतलब ये है कि शैडो ऑन सरफेस पर शैडो है, दबी हुई हिस्सा है। जैसे सपोज करिए कि एक फुटबॉल है और फुटबॉल का कुछ हिस्सा थोड़ा सा गाढ़ा हो, दबा हुआ हो, तो हम लोग कहेंगे कि डिप्रेशन से दबा हुआ है। आप इसे देख पाएंगे, डिप्रेशन को आप देख पाएंगे जब फुल मून रहेंगे, चांदनी रात रहेगी। जब फुल मून रहेंगे तो उस समय अगर आप नाइट में देखेंगे तो कुछ धुंधला किसी जगहों पर दिखाई देगा, धब्बा दाग, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है शैडो है, डिप्रेशन है मून पर।
तो ये फैक्ट्स रहा हमारे मून का। नेक्स्ट है एस्टेरॉयड के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि इसके आखिर क्या फैक्ट्स हैं। तो एस्टेरॉयड्स कुछ और नहीं, ये भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है और सोलर सिस्टम का पार्ट होते हुए भी ये ज़्यादा कुछ नहीं, प्लैनेट्स का टुकड़ा है। प्लैनेट्स, सपोज करिए कि हमारा अर्थ भी एक प्रकार का प्लैनेट्स है और इसी तरह के प्लैनेट्स से टुकड़ करके हज़ारों साल पहले टुकड़ हो गए। जैसे किसी का भी टुकड़ा हो सकता है, काफ़ी दिन हो जाने के बाद हो सकता है कि किसी प्रकार का फिनोमा होने के बाद वो टूट जाता है। तो एस्टेरॉयड्स कुछ और नहीं, ये प्लैनेट्स का टुकड़ा है। और आपको पता है कि जो प्लैनेट्स है, जैसे में अर्थ है, ये रॉक से बना हुआ है और मिट्टी से बना हुआ है। तो एस्टेरॉयड भी मिट्टी और रॉक से ही बना हुआ है, क्योंकि इसी प्रकार के प्लैनेट्स का ये टुकड़ा होता है। इसीलिए इसे टाइनी बॉडी कहा जाता है, लेकिन ये छोटा होता है। जो एस्टेरॉयड है, आखिर हम यह कह सकते हैं क्योंकि प्लैनेट्स का ये टुकड़ा होता है, तो प्लैनेट्स से तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा है, इसलिए इसे टाइनी बॉडी कहा जाता है प्लैनेट्स के बजाय और मून के बजाय, क्योंकि मून भी इससे बड़ा होता है। एस्टेरॉयड से बड़ा मून होता है और मून से छोटा एस्टेरॉयड होता है। लेकिन जो एस्टेरॉयड होता है किसी भी प्लैनेट्स का रिवोल्यूशंस नहीं करता है, ये डायरेक्ट रिवोल्यूशंस करते हैं सन का। ये डायरेक्ट रिवोल्यूशन सन का करते हैं और ये जो पाए जाते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर कहने का मतलब ये है कि जुपिटर, पृथ्वी के बाद जो है हमारा मार्स आता है और फिर जुपिटर आता है, तो इन्हीं मार्स और जुपिटर के बीच में ही आपको एस्टेरॉयड्स देखने को मिलेंगे। बाकी किसी भी प्लैनेट्स के बीच में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका भी कोई कारण है, लॉजिक है, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ इसको बिल्कुल भी नहीं लाएंगे हम। उसके बाद फिर बात करें तो जो एस्टेरॉयड्स होता है ये सोलर सिस्टम का पार्ट है और प्लैनेट से ही टुकड़ करके बना हुआ है। कभी कभी विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक, तो मैंने आपको भी बताया कि जो एस्टेरॉयड होता है ये टुकड़ा है अर्थ का। अब एस्टेरॉयड से टुकड़ करके मेटोइड्स बनता है, इससे ये छोटा होता है मेटोइड्स। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो मेटोइड्स क्या है? ये एक स्मॉल पीस है रॉक्स का, चट्टानों का ये छोटा सा टुकड़ा है जो एस्टेरॉयड से छोटा होता है और ये भी किसी भी प्लैनेट्स का रिवोल्यूशंस नहीं करता है। ये भी डायरेक्ट सन का ही रिवोल्यूशंस करते हैं। ये भी डायरेक्ट एस्टेरॉयड के जैसा सन का ही रिवोल्यूशंस करते हैं। समटाइम्स ड्रॉप अपॉन द अर्थ मेंड इट। थोड़ा सा और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मेटोइड्स है ये कभी कभी पृथ्वी पर आकर के गिर जाती है, टकरा जाती है। और जब टकरा जाती है तो आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ किसी से टकराता है तो नुकसान होता है। और यहाँ पर नुकसान ये होता है कि पृथ्वी को कभी कभी मेंड होना पड़ता है। जैसे सपोज करिए कि ये बोर्ड है, उधर से अगर हम पत्थर फेंक दें तो यहाँ पर चपटा हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो पृथ्वी पर कभी कभी आकर के मेटोइड्स गिरती है और हमारी पृथ्वी को नुकसान भी होती है। दैट मीन्स गड्ढा हो जाता है वह सरफेस एरिया। अगर उस सरफेस एरिया के आसपास कोई जीव हो, कोई और चीज़ें हों तो उसको भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार से यह मेटोइड्स को देख लिए। उसके बाद अभी हम लोग जानने वाले हैं कि गैलेक्सी क्या होता है और मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है। तो गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये जानने वाली बात ये है कि मिल्की वे गैलेक्सी आखिर इसको क्यों बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मिल्क मीन्स होता है दूध, और दूध कैसा होता है? सफ़ेद। तो मिल्की वे, दूध जैसा सफ़ेद रास्ता दिखाई देता है गैलेक्सी में। आप लोग अगर गौर से देखेंगे रात में तो इसीलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी भी कहा जाता है, क्योंकि दूध सफ़ेद होता है और सफ़ेद जैसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो स्टार्स का ग्रुप होता है गैलेक्सी में वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चमकता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे एक रास्ता गया है। वे मीन्स होता है रास्ता। तो गैलेक्सी में एक सफ़ेद पट्टा टाइप से रास्ता जाता है, इसीलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी भी कहा जाता है। गैलेक्सी ये हमारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी का ही हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है। ठीक है, सोलर सिस्टम का पार्ट गैलेक्सी नहीं है, गैलेक्सी का पार्ट है सोलर सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जितने सोलर सिस्टम में मेंबर्स हैं, सन है, सन के अलावा 8 प्लैनेट्स है, एस्टेरॉयड है, मेटोइड्स है, कमेट्स है, वो सारे, तो ये एक छोटा सा पार्ट है गैलेक्सी का। गैलेक्सी बिल्कुल विशाल है और उससे भी विशाल यूनिवर्स है, तो गैलेक्सी का ही पार्ट माना जाता है सोलर सिस्टम। ये बिल्कुल अनंत तक है, इनकी साइज का कोई अता पता नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम जैसे कईयों, दैट मीन्स लाखों और भी ऑब्जेक्ट्स होंगे गैलेक्सी में, तब जा कर के गैलेक्सी बहुत बड़ा बना है। और इसकी जानकारी अभी हमारे साइंटिस्ट के पास और हम लोगों के पास तो नहीं है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक बचा हमारा यूनिवर्स। तो गैलेक्सी में लाखों स्टार होते हैं, दैट मीन्स लाखों स्टार का ग्रुप होता है, लाखों की संख्या में तारे होते हैं और तब जा कर के मिल करके एक बनता है,
एक बनता है हमारा क्या, गैलेक्सी बनता है, क्योंकि एक स्टार सन के चारों तरफ सोलर सिस्टम कितना बड़ा है और एक स्टार के पीछे इतने हैं, तो लाखों स्टार्स मिल करके जो है वो गैलेक्सी बनाते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है। तो बता दें कि गैलेक्सी मिल करके जो है यूनिवर्स बनते हैं, इसीलिए इसे एक ग्रुप ऑफ गैलेक्सी वे कहा जाता है। तो सबसे बड़ा अगर सबसे विशाल बात करें तो वो हमारा हो गया यूनिवर्स। हम लोग श्योर नहीं हैं कि इसका साइज कितना बड़ा है यूनिवर्स का। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये देखें कि प्लैनेट्स 8 हैं और कुछ एस्ट्रॉयड हैं और कुछ मेटोइड्स हैं, तब जाकर के मिल करके क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम बनता है। और इस तरह का सोलर सिस्टम ना जाने कितने सारे सोलर सिस्टम मिल करके तब जो है एक गैलेक्सी बना है। और कितने सारे गैलेक्सी, लाखों करोड़ों में गैलेक्सी मिल करके यूनिवर्स बना है। कभी कभी बचपन में बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि सर यूनिवर्स, जैसे यहाँ पर हम लोग हैं तो एकदम जाते रहें एक ही दिशा में तो कहीं दीवार तो मिलेगा सर, दुनिया का कहीं अंत तो होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। आज तक हमारे इंडियन साइंटिस्ट और इवन वर्ल्ड के साइंटिस्ट भी इसे खोज नहीं कर पाए कि आखिर जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो कितना बड़ा है, इसका अंत कहाँ है, अनलिमिटेड है, इसका आज तक कोई साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं। और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने में अभी भी हमारे इंडियन साइंटिस्ट और वर्ल्ड के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 का पूरा टॉपिक यहीं पर इसी वीडियो में कंप्लीट होता है। और इसके बाद फिर हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लाने वाले हैं, जिस पर कुछ ऐसा फैक्ट्स होगा जैसे में मून पर सबसे पहले कौन गए, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप लोगों को पता होगा। इस प्रकार के कुछ फैक्ट्स हैं 5-10 जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा।